नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे, 3 अलग अलग तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए हैं। इन 100 दिनों में यात्रा का क्या प्रभाव रहा है भविष्य में, इससे कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है, हम इस मामले पर बात करेंगे। वहीं शराब कांड पर बिहार में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा में शुक्रवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई है, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ किया है कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा कैसे दिया जा सकता है, जिस पर विपक्षी सदस्य भड़क गए। साथ ही हम योगी राज में यूपी के गांवों को बदलती सूरत का आईना भी दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे 100 दिन सफर के। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन के सफर में राहुल गांधी तमाम खास लोगों से मिले। कुछ शख्सियत के यात्रा में जुड़ने के कांग्रेस को जहां ताकत मिलती है, तो वहीं कई लोगों को लेकर विवाद भी हुआ है। खैर, अब मुद्दा इस बात का है कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की सियासी छवि का पार्टी को कितना लाभ मिलेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा का सफर 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से गुजरी। राजस्थान में कांग्रेस की यात्रा की धमक देखने को मिली। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरना है। यात्रा के दौरान कई जाने माने लोग इसमें शामिल हुए। फरवरी में संपन्न होगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है। बता दें कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन दौसा में राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की थी। 7 सितंबर को जब राहुल कन्याकुमारी की चिपचिपी गर्मी से अपना सफर शुरू कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान का चुनावी और मौसमी माहौल बदला है। इस 100 दिनों में राहुल ने न सिर्फ मौसम के अनुकूल खुद को ढालकर अपनी चुस्ती फुर्ती कायम रखी, बल्कि सियासी हवा भी थोड़ी बहुत कांग्रेस के अनुकूल हुई है। राहुल की बन रही गंभीर नेता की छवि। जोड़ो 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 जोड़ो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। महंगाई ऐसी है कि पिछले 8 दिन पहले मैं जयपुर में मिर्ची खरीदने गया, जिसके भाव 150 रुपए किलो थे अभी 2-3 महीने पहले। जब महाजन ने 540 की वो पर्ची बनाई तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा मिर्ची जैसी चीज देसी घी के समान बिक रही है, क्या होगा इस देश में। राहुल गांधी की सियासी सफर करीब 2 दशक का है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से पहले तक उन्हें गंभीर नेता के तौर पर नहीं देखा जा रहा था। उन्हें हवाई नेता माना जा रहा था। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और उन्होंने मेरी एक छवि बनाई है। मैं आरएसएस से लड़ता हूं, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूं, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। बीजेपी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, अमित शाह जी से कहता हूं, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है, और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है।
और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते 100 दिनों की यात्रा कर एक मुकाम बनाया है, जिसके लिए बीते 18 सालों से वे संघर्ष करते नजर आ रहे थे। पहली बार ऐसा मौका है जब राहुल गांधी खुद को गंभीर नेता के तौर पर साबित करते दिखाई पड़ रहे हैं। लोकप्रियता को 2024 में भुनाने की है तैयारी। कांग्रेस इस यात्रा को चुनाव से जोड़कर नहीं देखती। पार्टी के मुताबिक ये केंद्र की नीतियों के खिलाफ जन जागरण का अभियान है। कांग्रेस के अनुसार आज हमारे देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि यह यात्रा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के विरुद्ध जन जागरण का काम कर रही है। वहीं राहुल इस यात्रा से बनी लोकप्रियता को सीधे 2024 में भुनाना चाहते हैं। बात समझ आई, और ये तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्टर है, उसके कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं, और सिर्फ हमारी पार्टी के लोग नहीं, मतलब आम नागरिक भी बहुत, मतलब कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो देखने को मिला हर स्टेट में। जो आपने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा। केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है। बट भयंकर रिस्पांस है, इमोशनल रिस्पांस है, प्यार भरा रिस्पांस है सब जगह। यहां पे 2-3 योजनाओं के बारे में लोग मुझे कहते हैं और आम नागरिक कह रहे हैं। एक ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में काफी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। $40,000 की टी शर्ट विवाद। इस यात्रा के पहले दिन से ही राहुल गांधी ने अपने पहनावे में टी शर्ट को शामिल रखा। चूंकि राहुल को पैदल चलना था, दौड़ना था, सैकड़ों लोगों से मिलना था, इसलिए टी शर्ट उनकी पहली पसंद बनी। कन्याकुमारी से राहुल राजस्थान आ गए, मौसम भी बदल गया, राहुल का चेहरा भी बदल गया, लेकिन जो नहीं बदला वो था उनकी टी शर्ट पहनना। राहुल कन्याकुमारी में टी शर्ट पहने दिखे और आज भी टी शर्ट में नजर आते हैं। सावरकर पर राहुल का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में के वाशिम में थी तो एक और विवाद हुआ। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, उनके सामने एकदम झुके नहीं, वहीं दूसरी ओर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। राहुल के इस बयान पर बवाल मच गया। बवाल इतना बढ़ा कि कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना ने यहां तक कह दिया कि पार्टी राहुल के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। संजय राउत ने तो सार्वजनिक मंच से बयान दिया और राहुल के बयान से असहमत दिखे। विवादित पादरी से मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले के दौरान एक और विवाद तब हुआ जब राहुल गांधी तमिलनाडु थे। यहां राहुल गांधी ने विवादित पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात की और ऐसा सवाल पूछा जिसके जवाब ने विवाद को हवा दे दी। कन्याकुमारी के मुट्टी डीचन पराई चर्च में राहुल गांधी और पादरी की मुलाकात हुई। राहुल गांधी ने पादरी से पूछा कि यीशु मसीह भगवान का एक रूप है क्या यह सही है? उनके इस सवाल पर पादरी जॉर्ज पोनिया ने कहा कि नहीं, वही असली भगवान है। बहरहाल राहुल के इस बयान की हिंदू संगठनों ने निंदा की। सद्दाम की दाढ़ी से तुलना। सितंबर में क्लीन शेव दिखने वाले राहुल गांधी का चेहरा नवंबर आते आते दाढ़ी से भर गया। राहुल गांधी की खिचड़ी दाढ़ी में उनका परिपक्व व्यक्तित्व निखर कर सामने आ रहा था।
इसी दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसी बात कह दी जिससे विवाद खड़ा हो गया। शर्मा ने गुजरात में एक रैली में राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। शर्मा ने कहा कि राहुल जी, आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों को महात्मा गांधी दिखाई दे, सरदार पटेल दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सद्दाम हुसैन दिखाई दे। कांग्रेस ने असम सीएम के इस बयान की कड़ी निंदा की। यात्रा में कई खास लोग हुए शामिल। राहुल करीब 2750 किलोमीटर की यात्रा के बाद फरवरी में कश्मीर पहुंचेंगे, जहां यात्रा खत्म होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान समाज के अलग अलग हिस्सों के लोग शामिल हो रहे हैं। शिवसेना के आदित्य ठाकरे और महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी भी शामिल हुए। वहीं खेल की दुनिया से भी कई लोग अब तक शामिल हो चुके हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी राहुल गांधी के साथ चले हैं। अब तक जो लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं उनमें शायद सबसे ज्यादा चर्चा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की हो रही है। राजन को राजस्थान के सवाई माधोपुर में इस यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच आर्थिक असमानता समेत अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। बीजेपी ने इस मुलाकात की आलोचना भी की। एक तरफ बीजेपी से भारत तोड़ो यात्रा करार दे रही है। राहुल गांधी के लिए बड़ा चैलेंज। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि कांग्रेस का ग्राफ कैसे बढ़े। कांग्रेस के समर्थन और समर्थकों के बीच गैप को वो पाट लेते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने किसी नेता का प्रभाव सिंगल डिजिट में ही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो। इसके बावजूद कांग्रेस इतना दमखम दिखा रही है, वो मोदी जैसी शख्सियत से पार पाने का दुस्साहस कर सकती है। उसका यह इतिहास भी रहा है। इस यात्रा से राहुल गांधी का ग्राफ राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकता है। देश में अभी भी कुछ जगह राहुल गांधी का ग्राफ नरेंद्र मोदी से ज्यादा है, जिसमें तमिलनाडु, केरल और पंजाब राज्य हैं। अगर इसमें 4-5 राज्य और जुड़ जाते हैं तो यह राहुल के लिए राजनीतिक भविष्य के लिए सुखद होगा। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मौतों से हाहाकार, मुआवजे से इनकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे। और अब बात करेंगे मौतों से हाहाकार, मुआवजे से इनकार। जी हां, शराब कांड के बाद बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। 2 दिनों से लगातार सीएम की विपक्ष से टकरार चल रही है। पहले दिन से सीएम ने कहा कि जो जहरीली शराब पिएगा वह मरेगा। वहीं शुक्रवार को उन्होंने विपक्ष की मुआवजे की मांग ठुकरा दी और मुआवजा देने से साफ इनकार किया। फिलहाल जो आसार वो विवाद थमने के नाम नहीं ले रहे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शराब कांड के बाद बिहार में एक घमासान। जहरीली शराब से अब तक 65 लोगों की मौत। अस्पतालों में मौत से जंग लड़ रहे हैं कई लोग। मौत के बाद गांवों में छाया मातम। अब तक शराब के कारोबार से जुड़े 126 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 4000 लीटर से अधिक अवैध शराब की गई जब्त। मामले की जांच पड़ताल में जुटी एसआईटी। तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे।
बिहार में जहरीली शराब से मौत को लेकर सियासत तेज है। बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के नेता हाथ में कुर्सी उठाते हुए देखे गए। वहीं जहरीली शराब से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। आलम यह है कि मामले को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने में जुटा है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर सदन में जमकर नारेबाजी की। वहीं नीतीश कुमार के जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान पर विपक्ष उनसे माफी मांग रहा था। वहीं नीतीश कुमार ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि शराब से मौत पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। शराब पीकर मृत्यु पर हम उसे सहायता राशि देंगे, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए यह बातें सही नहीं है। जब हम संसद का चुनाव लड़ते थे तब पार्टियां हमारे साथ नहीं थी, फिर भी सीपीआई सीपीएम के लोग हमारा साथ देते थे। आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई शराब पी गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं मानता है और कोई सही मायने से करता है। बापू ने क्या कहा था, हम तो कभी कभी देखते हैं अखबार में कोई लिख देता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा है एक एक घर में हम पहुंचा दिए हैं। और अब आपको तो हम इतना बार हर जगह बोले, अभी बोल रहा था, ये लोग बोलिए, अभी जो हम 12 दिन सब जगह गए हैं, इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भाषण दे रहा था वहां, और आज उल्टा बोल रहा। तो क्या मामला हो गया? हम तो लागू किए हुए हैं, तो जो राज कर रहे हैं आज देश में उनके राज्य में भी लागू है, और वहां पर क्या हो रहा? बता दें कि शराबबंदी वाले बिहार के सारण जिले के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अस्पतालों में मौत से जंग लड़ रहे हैं। आलम यह है कि कई गांवों में मातम छा गया। छपरा के बहरौली गांव का भी ऐसा ही हाल है। यहां एक साथ 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई थी। उधर पुलिस इस मामले में पूरे सारण जिले में छापेमारी कर रही है। अब तक शराब के कारोबार से जुड़े 126 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4000 लीटर से अधिक अवैध शराब भी जब्त की गई है। अभी हम मसरख थाने में मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ड्रम आपको देखने को मिलेंगे और इस पर जो है ये नंबर आप देख लीजिए, ये जो 2615 है, ये तारीख है कि 26 और 2015 का है। ये ड्रम जो है आप देख सकते हैं, और ये जो लिखा गया है जो वो आज का ही लिखा गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी दिखने को मिलेगा साफ तौर पर कि अभी ये ताज़ा है। देख लीजिए, आज का लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं ये इतने सारे आपको एक दो नहीं बल्कि इतने सारे ड्रम आपको दिखने को मिलेंगे। तस्वीरों में दिखाइए। अब पता नहीं इसमें जो है स्पीड है या फिर दारू है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जानने वाली बात ये है कि जब ये 2015 का है तो आज 7 साल हो गया है, और लेकिन ये अभी तक इसको नष्ट क्यों नहीं किया गया, सवाल इसी पर है। और तमाम वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं कि यहाँ से लेकर जो है ये कई सारे ड्रम जो हैं वो दिखने को मिलेंगे आपको। इधर भी पूरा ये रखा गया है। वहीं इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। दरअसल बिहार के सरड़ में इसवापुर और मशरक थाना क्षेत्र के कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के परिजनों के अनुसार शराब पीने से मौत हुई है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसमें 31 पुलिसकर्मी हैं। इतना ही नहीं, मामले में मशरक पुलिस स्टेशन के एसएचओ और एक स्थानीय चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है। ये चहलुना गांव के निवासी हैं जिनकी जो है शराब पीने के वजह से जो है मौत हो गई है। यहाँ पर परिजन हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और तमाम इसकी जानकारी लेंगे कि जब ये हॉस्पिटल में गए थे तो हॉस्पिटल में जाने के बाद किस तरीके से जो है मरीज को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किस तरीके से दिया गया। क्या नाम है आपका? दलबाबू। अच्छा, ये जो मरे हुए हैं वो कौन है? आप लड़का है। कितने उम्र का? 25 साल। अच्छा, ये बताइए कि ये घटना कब की है? घटना
कल शाम की घटना है, 4-5 बजे की घटना है जब ये दारू पी थी। बच्चा कहाँ लेकर के गए थे इलाज के लिए? ये बताइए कि सदर हॉस्पिटल में क्या लगता है इलाज सही प्रकार से हुआ? मतलब हॉस्पिटल में जाकर मरे कि हॉस्पिटल के पहले ही तुमको हॉस्पिटल के पहले ही? और ये बच्चा उनका लड़का है? देखिए वीडियो में थोड़ा सा दिखाइए, ये मरने वाले का बच्चा है और काफ़ी कम उम्र, मेरे ख्याल से लगता है कि 5 साल उम्र होगा, शायद से 5 से 6 साल का ये उम्र का ये बच्चा है जो कि मृतक का लड़का है। और ये बात है कि जो मृतक है उनकी शादी हुई थी, नई शादी, मतलब 5-6 साल का लड़का है तो समझ सकते हैं शादी हुई है। और अब जो है इस परिवार का इस बच्चे का देखभाल करने वाला, इस बच्चे के जो सर से है पिता का साया जो है हट चुका है। और ये जो शराबबंदी है उस प्रकार से कितना लागू है वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और लगातार जो है यहाँ पर सारण जिले में जो है अभी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन कहीं ना कहीं ये मौत के आंकड़े को छुपाने की शराबबंदी जब किया है तो पूरा कर देना चाहिए, नहीं तो खोल देना चाहिए। यही कहना चाहते हैं नीतीश कुमार से हम। क्या कहेंगे? और लोग भी हैं, थोड़ा सा जानकारी देंगे, क्या कहेंगे जो शराबबंद हुआ है इस पर कुछ कहेंगे? बोलिए। बोल रहे हैं कि शराब बंद कर दिया जाए। हाँ बोलिए। शराब बंद कर दिया जाए मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ मसरक में 25 लोग मर गए और यहाँ कोयला में 10 आदमी मर गए, बजरहिया मतलब टोली में भी 5-6 आदमी मर गए हैं। देखिए अभी हम चौपुरा में हैं, दिखाइए अभी हम चौपुरा में हैं और इस वक्त जो है ये यहाँ पर जो है लाग लगाया जा रहा है। और ये वही है, शराबबंदी तो मतलब है, बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन किस तरीके से शराबबंदी है वो हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि शराबबंदी के नाम पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लोग ढोंग कर रहे हैं। इसके अलावा मरहौरा के सब डिविजनल पुलिस अफसर के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। उनके खिलाफ विभागीय जांच की मांग की गई है। डीएम और एसपी ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि जिन्हें इस बारे में जो कुछ भी जानकारी है वे लोग बिना डर के आगे आएं और पुलिस को जानकारी दें। जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों में इसवापुर और मशरक थाने के कई गांव के लोग हैं। बहरौली गांव में शराब से मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा इसी गांव के हैं। करते हैं आप प्रशासन से कुछ मांग करेंगे? भाई हमारे लड़का मर गया तो मांग करेगा, आर्थिक सहयोग का कुछ मांग करेगा। देखिए अब इसमें लोगों का ये कहना है परिजन आर्थिक सहयोग की प्रशासन से कुछ मांग कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कुछ प्रशासन की तरफ से है वो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कैमरा पर्सन के साथ राकेश कुमार सिंह। फिलहाल वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे गांव के विकास पर, फोकस पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बछर के बात है जी, हर को तीवी कास है जी। गाँव गरीब के भाग हजारे, भलाई भूख मरी दुनिया भागे। कर्जा माफी ले मुख्य किसान, 2500 माँ बिकते धान। सड़क बन के गाँव तक पक्का, स्वच्छ राज के मारे है छक्का। अपनी भाषा, संस्कृति, खेल और अस्मिता को सर्वोपरि रखकर पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ ने चहुमुखी विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। बात चाहे बिजली बिल आधा करने की हो या गोधन न्याय योजना से गौपालकों की तरक्की की, चर्चा चाहे सबसे कम बेरोजगारी दर की हो या भूमिहीनों को जमीन का पट्टा देकर उनकी जिंदगी में नई रोशनी भरने की, छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण विकास से लेकर उद्योग तक और कृषि से लेकर आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तक अभूतपूर्व कार्य कर प्रदेशवासियों के जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाया है। 4 बछर के बात है जी, हर को तीवी कास है जी। 4 बछर के बात है जी।
प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। और अब स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे गांव के विकास पर फोकस। जी हां, यूपी में योगी सरकार जिस तेजी से संकल्प पत्र पर अमल के कदम बढ़ा रही है, उसका लाभ न केवल शहरों को बल्कि गांवों की सूरत भी बदलने लगी है। कहने का मतलब है यूपी के गांव अब स्मार्ट सिटी के रूप में पहचाने जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी के गांव की बदल रही सूरत। दिल्ली में शहर नजर में गांव और लक्ष्य मिशन 2024 गांव से आवागमन सुगम करने की कवायद। 767 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं नियमित चौपाल की घोषणा। देश के सर्वाधिक गांव उत्तर प्रदेश में, शहरों के साथ योगी राज में कदम मिलाकर चल रहे गांव। नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर योगी सरकार का फोकस भले ही अभी शहर पर हो, 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर गांवों के विकास पर भी बराबर नजर है। दरअसल तमाम शहरीकरण के बावजूद उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी गांव में ही बसती है। देश के सर्वाधिक गांव भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। योगी अपने पहले कार्यकाल से ही इन गांवों को विकास का केंद्र एवं रोजगार का जरिया बनाने को प्रतिबद्ध है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास, अलग अलग तरह की पेंशन योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी गाँव में ही हैं। दरअसल लाभार्थियों का यह वर्ग किसी भी चुनाव में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन लाभार्थियों के साथ ग्रामीण जनता से लगातार संपर्क बना रहे हैं। विकास के जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी निगरानी, गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनी रहे और गांव में शहरों जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास हो, यह योगी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसका जिक्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जारी संकल्प पत्र में भी किया गया था। हाल ही में सरकार ने गाँवों को जोड़ने के लिए 767 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की है। इनके निर्माण में 629 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बाबत 470 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए गए हैं। हर शनिवार को जिले के 3 गांव में जनता चौपाल के आयोजन को भी मिशन 2024 की तैयारियों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टी की ओर से पथ लोक संकल्प पत्र में भी गाँव को शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने की प्रतिबद्धता भाजपा ने जताई है। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में भी गाँवों के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। संकल्प के मुताबिक भाजपा का ध्येय था कि विकास के लिहाज से उत्तर प्रदेश के गांव शहरों की बराबरी करेंगे। मसलन मुख्य शहर से गांव को जोड़ने वाली सोलर लाइट की दुधिया रोशनी से नहाई चकाचक सड़कें हो या जल निकासी के लिए पक्की नालियां। हर ग्राम पंचायत पर बस स्टेशन, इनके लिए 2000 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी और जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल। आने वाले समय में अपने उत्तर प्रदेश के गाँव की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही होगी। कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना से संवारे जाएंगे गांव। संकल्प पत्र के मुताबिक गांव के समग्र विकास के लिए सत्ता में आने पर भाजपा सरकार बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के जरिए गांव के विकास के लिए संकल्पित रही। इसी क्रम में कर्ज माफी से शुरू किसानों के कल्याण का सिलसिला भी जारी रखने का संकल्प दोहराया गया था। संकल्प पत्र में पहले की तरह सिंचन क्षमता के विस्तार पर भी खासा जोर था। सिंचाई के लिए 5000 करोड़ से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत लघु सीमांत किसानों को बोरवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान देय होगा। सिंचाई के लिए सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप देना जारी रहेगा। इन सब पर काम भी हो रहा है।